हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम का आपने एक टेबल है पढ़ा हुआ होगा कि किस टाइप की टेबलेट्स का कितना डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। देखिए मैंने एक लास्ट टाइम रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जो छोटे छोटे टेबल्स अपने होते हैं वो मैंने वहाँ पे सारे आपको रिवाइज कराए हुए हैं, आप उसको भी रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हैं। देखिए शुगर कोटेड टेबलेट्स का बताना है आपने, ऑप्शंस में आपको 60 मिनट्स दिया है, 30 मिनट्स दिया है। 30 मिनट्स किसका होता है, फिल्म कोटेड टेबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है, और जो 15 मिनट्स दिया है जो अनकोटेड टेबलेट्स होती है उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट्स होता है, और 120 मिनट्स दिया है। तो आपका आंसर जो है शुगर कोटेड टेबलेट्स का कितना हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट्स हो जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन देखिए टेबल मैंने इसमें इंक्लूड भी किया है। देखिए एक बार देख लीजिए कौन सी टाइप की टेबलेट का कितना डिसइंटीग्रेशन टाइम है। देखिए सोल्यूबल या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स जो होती है इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 मिनट्स होता है, सबलिंगुअल टेबलेट्स का भी 3 मिनट्स होता है, एफेवेसेंट टेबलेट्स का 5 मिनट्स होता है, बाकी अनकोटेड टेबलेट्स का 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड टेबलेट्स का 30 मिनट, शुगर कोटेड टेबलेट्स जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था 60 मिनट्स होता है, एंटारिक कोटेड टेबलेट्स का 3 आवर्स होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का 60 मिनट होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग इज कॉल्ड। ठीक है, जो देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में जो कल्चरिंग के लिए जो प्लांट का पार्ट यूज करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं बताना है। देखिए स्टोक, कैलस, एक्सप्लांट एंड नन ऑफ द अबव। तो जो पार्ट होता है प्लांट का यूज करते हैं दैट इज नोन एज एक्सप्लांट। ओके, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्लांट पार्ट विच इज यूज्ड फॉर द कल्चर इज नोन एज एक्सप्लांट बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो सकता है, इट कैन बी पोर्शन ऑफ द शूट या लीफ। ठीक है, लीफ का भी कोई पोर्शन हो सकता है, या एनी अदर पार्ट। मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए जो मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हैं उसका पोर साइज पूछा है। देखिए ऑप्शंस में है 0.22 टू 0.45 माइक्रोमीटर, 0.55 टू 0.75 माइक्रोमीटर, 100 टू 150 माइक्रोमीटर, 200 टू 250 माइक्रोमीटर। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं तो इनका पोर साइज होता है ऑप्शन ए 0.22 टू 0.45 माइक्रोमीटर, इनका क्या होता है पोर साइज होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का। नेक्स्ट है केमिकली कैओलिन। कैओलिन क्या है, देखिए हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड नन। तो कैओलिन जो होता है ये होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट। आयरन के लिमिट टेस्ट में कौन सा यूज नहीं करते, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड या अमोनिया। अभी देखिए आयरन का लिमिट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइए क्या यूज नहीं करते। तो मेरे हिसाब से आपको पता ही है इसमें ये लैक्टिक एसिड यूज नहीं होगा है ना, बाकी सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं। ओके, एक बार देखिए थोड़ा सा आयरन के लिमिट टेस्ट के बारे में हम दो लोग देख लेते हैं। देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन डिपेंड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, फेरस आयन जो एफ, देखिए आयरन जो होता है जो Fe3+ होता है वो तो आपका फेरिक होता है, और Fe2+ होता है वो फेरस होता है। ठीक है, तो रिएक्शन जो होती है फेरस के साथ होती है, फेरस आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड की रिएक्शन होती है, और उससे क्या बनता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है, जो कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। देखिए और इसमें अमोनिया की प्रेजेंस में होता है। अमोनिया जो होता है मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए होता है, क्योंकि जो कलर प्रोड्यूस होता है वो अल्कलाइन मीडियम में प्रोड्यूस होता है, जो पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। ओके, देखिए a pale pink to deep reddish purple color is produced, ferric iron is reduced to ferrous iron by the thioglycolic acid and the compound produces ferrous thioglycolate। ठीक है, तो जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो क्या करेगा, फेरिक आयरन को किस में कन्वर्ट करता है, फेरस में रिड्यूस कराता है, और इसमें जो रिएक्शन होती है और जो कंपाउंड बनता है फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है जो पर्पल कलर का होता है। और देखिए सिट्रिक एसिड, अभी देखिए इसमें हमने पढ़ा था सिट्रिक एसिड अमोनिया यूज होता है, तो सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं। देखिए सिट्रिक एसिड जो है
क्या करता है, फॉर्म ए सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद आयरन एंड प्रिवेंट इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड। देखिए हमने इसमें अमोनिया यूज़ करा मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए, क्योंकि जो फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर है वो अल्कलाइन मीडियम में ही आएगा, पर्पल कलर है ना। नहीं तो देखिए इसमें लिखा हुआ जो न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। तो देखिए अमोनिया क्या करता है, अगर हमने अमोनिया ऐड करा मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए, अब अमोनिया क्या करेगा, जो आयरन प्रेजेंट होता है फेरस आयरन उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा फेरस हाइड्रोक्साइड के। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। सिट्रिक एसिड जो है क्या करेगा, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन के साथ, और इसका जो आयरन का जो इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन है प्रेसिपिटेट बना लेता है ना, तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। तो इसलिए देखिए अब इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये सिट्रिक एसिड वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कि आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन एज जो ये आयरन का प्रेसिपिटेशन होता है अमोनिया के साथ में, तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, उसको प्रिवेंट करेगा। ओके, तो ये याद रखना है। और देखिए फेरस है, इसमें यही लिखा हुआ है, जो फेरस हाइड्रोक्साइड है कलरलेस होता है, न्यूट्रल एसिडिक मीडियम में कलर डेवलप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो इसलिए इसमें अमोनिया ऐड करते हैं। ओके, क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, हमें पता ही है। तो विटामिन B1 में आपको पूछा है कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, ये पूछा है। देखिए थायाजोलिन, pyrimidine, टेरिडीन, कोरिन, बीटा आयोनोन। देखिए टेरिडीन रिंग आपको पता है फोलिक एसिड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फोलिक एसिड में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, टेरिडीन रिंग है। कोरिन रिंग किस में प्रेजेंट होती है, विटामिन B12 जो हमारा होता है साइनोकोबालामीन, जिसमें कोबाल्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, कोबाल्ट, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो आपका हो गया विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। ओके, तो साइनोकोबालामीन में आपकी कोरिन रिंग प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। बीटा आयनोन रिंग जो है आपके विटामिन B1 में प्रेजेंट, सॉरी क्या बोलते हैं मैंने, विटामिन A में प्रेजेंट होता है बीटा आयनोन रिंग। ओके, बीटा आयनोन रिंग जो है विटामिन A में प्रेजेंट होता है। तो आपका विटामिन B1 थायमिन में आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। थायाजोल एंड pyrimidine रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन B1 में, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, मतलब कि क्या है, इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर नहीं है। ठीक है, जो एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस आप लोग पढ़ते हैं, एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो पूछा इन्होंने, क्योंकि कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर को ही एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस बोलते हैं, है ना। तो इरिवर्सिबल में नहीं आता है ना, रिवर्सिबल में आता होगा। एक बार देखिए, नियोस्टिग्मिन, डिफ्लोज, इकोथायोफोर्ट या पेराथियोन। तो देखिए नियोस्टिग्मिन है आपका जो रिवर्सिबल का है, बाकी तीनों इरिवर्सिबल के दिए हैं। तो आपको यही पूछा है कौन सा इरिवर्सिबल में नहीं आता, तो बाकी देखिए डिफ्लोज जो है आपका इरिवर्सिबल में आता है, इकोथायोफोर्ट और पेराथियोन आता है, बाकी नियोस्टिग्मिन आपका रिवर्सिबल का हो जाएगा, रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर में आपका आता है। देखिए ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो गया। अभी देखिए कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स जो होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। देखिए एसिटाइलकोलिन के जो हाइड्रोलिसिस हो जाती है ना, जो देखिए कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या कराता है, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है ये एसिटाइलकोलिन के हाइड्रोलिसिस कराता है। तो ये जो है कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर जो है इसको इनिबिट करेंगे, जिससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ओके, तो ये सब होता है आपका कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, या इनको एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट भी बोल देते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक ड्रग भी बोल सकते हैं इनको। ओके, तो देखिए इसमें आपके आते देखिए रिवर्सिबल होते हैं और एक इरिवर्सिबल। एक तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होंगे और एक होंगे इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। तो रिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं उसमें आपके कार्बामेट्स आते हैं, और एक क्या आता है, एक आता है आपका एक्रिडीन। ठीक है, तो कार्बामेट्स में आपके कौन कौन सी ड्रग्स आती है, देखिए इसमें आता है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोरम, डोनिपिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन। ओके, तो ये आपके सारे क्या है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस हैं, रिवर्सिबल। ओके, तो ये सारी ड्रग्स है, इसमें क्लासिफिकेशन पे बन जाता है कई बार क्वेश्चन, एक्रिडिन में आपका टेक्रिन आ जाएगा। और जो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं उसमें आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं और कार्बामेट्स आते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आपके कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पेराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबून, सेरिन, सोमन। तो ये आपके हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, और कार्बामेट्स में आपका कार्बरल, प्रोपोक्सर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका जो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो है
वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल जो पढ़ते हैं ना आप लोग, 0.8 सेकेंड टोटल ड्यूरेशन जो होता है 0.8 सेकेंड होता है कार्डिक साइकिल का। तो इसमें देखिए स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डिक साइकिल, तो इसमें देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, इन सबका टाइम जो होता है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा कितने टाइम का होता है। इसके 4 ऑप्शन है, आप लोग इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम का है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का है, एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का, एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर देखिए आपने ऑप्शन तो देख ही लिए होंगे, एक बार चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है ए इसका आंसर है। देखिए इसमें जो होता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3 सेकंड का होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, टोटल 0.8 सेकंड हो गया। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। ओके, और ये आपका हो गया ऑप्शन ए इसका आंसर। टोटल ड्यूरेशन जो है ये 0.8 सेकंड का होता है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, कार्डिक साइकिल इन्वॉल्व ए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल एंड द साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड की ये साइकिल होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है दोनों का, किसका, एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, और 0.8 सेकंड इसका ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ कार्डिक साइकिल, जो डिफरेंट स्टेजेस है उनका ड्यूरेशन बताया हुआ है। एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ये सारा मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 50 बेड हॉस्पिटल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, बहुत बार आता है क्वेश्चन कि कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। इसका मैंने टेबल आपको प्रोवाइड कराया भी हुआ है। ठीक है, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए बताइए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 3, 5, 8 या 10। तो देखिए याद रखना है, तो जो अप टू 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपको 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, और एक बार ये टेबल रिवाइज कर लीजिए। देखिए एक तरफ तो बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल लिखे, एक तरफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड लिखे हुए हैं। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट हो जाएंगे। 50 के बाद जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट, 200 के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ओके, अभी एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है, फंजाई, आरएनए वायरस, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला टाइफाई। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।